गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांजिशन बेसिस। लास्ट सेशन में हमने देखा था, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। यानी कि बिजनेस में अगर कोई प्रॉपर्टी एंटर होती है तो उसका टैक्सेशन पर्पस क्या होता है, बेसिस कैसे चेक करते हैं, होल्डिंग पीरियड, सब कुछ। और लास्ट सेशन में हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये वाला पॉइंट सबसे एंड में रखा था कि जब प्रॉपर्टी को अक्वायर करते हैं तो उस अक्वायर के बेस पे हमने उसका बेसिस कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस सेशन में हम चेक करेंगे इन 5 केसेस पे जब जब प्रॉपर्टी एक्वायर होगी तो बेसिस कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला है पॉइंट परचेज। परचेज प्रॉपर्टी, जब भी प्रॉपर्टी परचेज होगी उस प्रॉपर्टी के कनेक्शन में जो जो हमारे एक्सपेंस होंगे हम उसको बेसिस में इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज परचेज बाय अ टैक्स पेयर द कॉस्ट बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूड्स फॉलोइंग आइटम्स: परचेज प्राइस, शिपिंग, सेल टैक्स, इंस्टॉलेशन, लीगल फीस, एक्साइज। यानी कि उस प्रॉपर्टी को परचेज करने प्लस इंस्टॉल करने तक जो जो खर्चा आएगा उसे हम इंक्लूड करेंगे, उसको बेसिस में इंक्लूड करेंगे। यानी कि कॉस्ट बेसिस, जितनी कॉस्ट होगी वो बेसिस में इंक्लूड होकर देगी। उसका होल्डिंग पीरियड कब से आएगा? जिस डेट को हमने वो प्रॉपर्टी परचेज की है। ठीक है, तो एग्जांपल है, एक प्रॉपर्टी परचेज करी जिसके अंदर टैक्स पेयर ने 8100 तो परचेज प्राइस दिया। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट उसकी आ गई 750 रुपए और उसने इंस्टॉलेशन फीस दी 320 रुपए। तो तीनों को ऐड करा, कितना बना? 9170। ये तो मेरा हो गया बेसिस। और होल्डिंग पीरियड कब से हुआ? 15 मार्च से। ठीक है, तो ये परचेज प्रॉपर्टी जब हम करेंगे तो हमारा बेसिस क्या होगा? कॉस्ट बेस होगा। अगला है प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर सर्विस। अब क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ऊपर बात में आते हैं। केन, अ सिविल इंजीनियर, वो क्या करता है? प्लान, डिजाइन, ओवरसॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर ए एबीसी कंपनी। एक कंपनी के लिए काम कर रहा है जिसमें उसकी बिल्डिंग बन रही है, वो डिजाइन वगैरह दे रहा है, वहां पे खड़े होकर काम देख रहा है कैसा। तो ऑन March 12, 2024, आफ्टर जॉब वॉज कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीट होगी, कैन एक्सेप्टेड अ प्रॉपर्टी विद ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000। यानी कि कैन ने जो काम किया उसके बदले में उसे प्रॉपर्टी मिल गई। कितनी प्रॉपर्टी मिली? वो जो प्रॉपर्टी मिली उसकी एफएमवी है 20,000। तो जो कैन अपनी बुक्स बनाएगा ना उसके अंदर उसको बेसिस देगा उस प्रॉपर्टी का, तो बेसिस क्या होगा? एफएमवी होगा। केन बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 20,000। और उसका जो होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन उसे वो प्रॉपर्टी मिली, यानी कि 12 मार्च। तो इसी एग्जांपल से हम थ्योरी को पकड़ते हैं। प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर सर्विस, अ टैक्स पेयर में रिसीविंग प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। यहां पर उसने प्रॉपर्टी को रिसीव किया। अब प्रॉपर्टी को रिसीव किया, अपनी बुक्स में एंटर करेगा। तो एंटर करेगा तो वैल्यू का देगा। वो कहता है कोई कैश दिया होगा आपने, तो कहता है कैश तो दिया नहीं है। तो दिया क्या है? कह रहा है इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, आपने कुछ सर्विस दी। तो ठीक है, तो सर्विस दिया मतलब आपने वहां पर कुछ दिया नहीं लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो कह रहा है मैं इस बुक्स में, अपनी बुक्स में एंट्री किस अमाउंट से करूं? तो कहता है जो एंट्री करोगे ना वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी से करोगे। ठीक है, जैसे केन ने यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को लेके आया ना सर्विस देने के पे, पहला वाला था हमारा, हम कोस्ट बेस ले रहे थे, यानी हमने वहां पे कोई पेमेंट दी थी। अब पेमेंट तो दी नहीं है लेकिन सर्विस दी है। अब सर्विस की वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा? तो कहता है जो सर्विस की वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, जो प्रॉपर्टी आपको रिसीव हुई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब वो कहता है यहां पर अगर आपकी सर्विस देने के टाइम इफ द प्राइस ऑफ द सर्विस परफॉर्म्ड वाज एग्रीड बिफोर एंड, तो कहता है यहां पर अगर आपका वैल्यू पहले ही डिसाइड होती सर्विस की, तो उस केस में अब सपोज करो यहां पर केन अगर कहता है मैं इस काम के ना 15,000 लूंगा। ठीक है, 15,000 ले ले भाई। लेकिन एंड आते आते एबीसी कंपनी कहती है अपने पास कैश कुछ तो है नहीं, है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ले लो, इसकी वैल्यू 20,000 है। तो जब केन आएगा ना अपनी बुक्स में वैल्यू रखेगा, तो वो क्या करेगा? वो 15,000 मेंशन करेगा, 20,000 नहीं करेगा, क्योंकि उनकी अमाउंट पहले ही डिसाइडेड है। तो हम लोग मानेंगे कि जो प्रॉपर्टी है ना उस प्रॉपर्टी की एफएमवी कितनी है? 15,000। इफ द प्राइस ऑफ द सर्विस परफॉर्म्ड वाइज एग्रीड ऑन बिफोर एंड दैट द प्राइस इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू द एफएमवी, तो हम मानेंगे जो 15,000 रेट आपका डिसाइडेड होगा ना वो एफएमवी ही है। ठीक है, तो ये हो गया। द होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रॉपर्टी कब से मानी जाएंगी? बिगिंस ऑन द डेट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव, जिस दिन प्रॉपर्टी मिली उस दिन से उसका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट। ठीक है, तो कॉस्ट बेसिस में हमने कॉस्ट लेना है और सर्विस के एंगेज में एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टी आई है उसको हम एफएमवी पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आता है प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ गई है तो ये ना तीन चार ना सिचुएशंस आएंगी आगे। अगली 3 स्लाइड में 3 सिचुएशन होंगी। उन 3 सिचुएशन पे हमने ना अपने बेसिक को कैलकुलेट करना है कि हमारा बेसिस
कि कैलकुलेशन कैसे कैसे डिफर हो सकती है। अब इसमें ना क्या कहते हैं वो, इफ ए टैक्स पेयर बाइज अ लैंड विद अटैच बिल्डिंग, यानी कि आपने ना कोई ऐसी डील कर ली जिसके अंदर एक या दो तीन चार प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, जिसे बंडल डील कहते हैं, जो तीन चार है, उसकी पेमेंट डे की लमसम दी, ठीक है। तो लमसम कैसे दी, सपोज करो मैंने एक ना लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी जिसकी वैल्यू है 60,000, सॉरी मैंने डील करी 60,000, ठीक है, लेकिन लैंड की जो वैल्यू थी वो थी 60,000 और बिल्डिंग की वैल्यू थी 40,000 फेस वैल्यू, ओ फेयर मार्केट वैल्यू। दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख होगी, ठीक है। यानी कि अब 1 लाख के अंदर आप देखोगे ना कंबाइंड वैल्यू में, लैंड मेरा 60% है, बिल्डिंग मेरा 40% है। तो जो मैं ये लमसम पेमेंट देके आया हूं ना 60,000, तो इस केस में मैं कहूंगा जो 60,000 लमसम पेमेंट देके आया हूँ उस, तो लैंड के लिए मैं 60% दे के आया था, एफएमबी के अकॉर्डिंग 60% बन रहा है ना मेरा यहाँ पे, 60 और 40, 1 लाख बन गया, तो इसमें परसेंटेज कितनी होगी, लैंड की 60, इसकी 40 होगी। अब जो पेमेंट देके आया हूँ उसके अंदर 60% मेरा कितना हुआ, 36,000 ये हो गया लैंड, और बिल्डिंग होगी मेरी 24,000। तो ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं टैक्स पेयर अक्वायर्ड ए लैंड विद अटैच बिल्डिंग, 6,50,000 अकॉर्डिंग वो लैंड लेके आया, लैंडेड बिल्डिंग की पेमेंट देके आया। तो वगैरह फेयर मार्केट वैल्यू लैंड की कितनी है, वगैरह 6 लाख है, और एफएमवी कितनी है, वगैरह 7.5 है। तो 7.5 है, दोनों की रेशो अगर कर लेंगे तो 6 लाख लैंड की बिल्डिंग डिवाइडेड बाय 750 ओवरऑल टोटल एफएमवी इंटू 650, उसमें इसका पार्ट निकाल लेंगे 5,20,000, ऐसे ही इसका पार्ट निकाल लेंगे 1,30,000। तो सिंपली बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या करना है, अगर आप बंडल ऑफ प्रॉपर्टीज को परचेज करके आए हो किसी एक डिसाइडेड अमाउंट पे, जो मेरे केस में ये है यहाँ पे 7.5 लाख 6.5 लाख है, तो उस केस में उसको डिवाइड किससे करना है, टोटल एफएमवी पे, ठीक है। सॉरी। तो अब यहां से थ्योरी पकड़ लेते हैं इसमें। अ टैक्स पेयर बाय, एक मिनट ये साफ कर लेता हूं। A taxpayer buy land with attached building for a lump sum amount. The cost basis must be allocated among the landed building according to their respective FMV. तो ये फॉर्मूला क्या था, सिंपली वही परसेंटेज वाला, लमसम अमाउंट पेड इनटू एफएमवी, इनटू एफएमवी ऑफ द होल प्रॉपर्टी, ठीक है। लमसम अमाउंट पेड इनटू एफएमवी डिवाइड बाय एफएमवी द होल प्रॉपर्टी, ये लैंड की निकल गई और ये बिल्डिंग की निकल गई, ठीक है। ये थी हमारी सिचुएशन नंबर 1, बेसिस कैलकुलेशन। अब वो कहता है आपका बेसिस तो निकल गया, क्या वो जब तक आपके पास प्रॉपर्टी आपकी बुक्स में है, क्या वो बेसिस सेम रहेगा, द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट रिमेन अनचेंज। ऐसा नहीं होता कि वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज होगा। तो वो चेंज कैसे होगा, या तो आप कोई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, वो कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई आप इंप्रूवमेंट करवाते हो, पहले बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, इंप्रूवमेंट कराते हो, इंप्रूवमेंट करवाने से आपकी उस प्रॉपर्टी की लाइफ 1 साल से ऊपर बढ़ जाए, यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, एंड उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, उस एसेट की लाइफ बढ़ जाए, और उस एसेट से कोई डिफरेंट यूजेस निकल जाए। यानी कि आपकी एक प्रॉपर्टी थी ए, उस पर इंप्रूवमेंट करा, उसकी लाइफ 2 साल बढ़ गई, उसकी वैल्यू 10,000 से बढ़ गई, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी से आप प्रोडक्ट एक्स बना रहे थे, अब आप प्रोडक्ट वाई भी बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों में से कुछ भी हो जाए, तो उसमें क्या उसको ना कैपिटल इंप्रूवमेंट मानते हैं, कैपिटल इंप्रूवमेंट माना जाएगा। तो उसको जो एक्सपेंस हुआ है उसको बेसिस में इंक्रीज कर दें, सिंपल, ठीक है। और जैसे अब एक बेसमेंट था अनफिनिश्ड, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करके उसको ऐसा बना दिया कि कल को उसको हम रेंट पे दे सकें, रहने लायक बना दिया। अब रेंटल चला गया तो मेरी उसकी वैल्यू बढ़ गई, यूसेज बढ़ गया, लाइफ बढ़ गई, तो मैं उसको बेसिस में ऐड कर लूंगा। अब क्या हुआ, वो कहता है बेसिस को डिक्रीज भी करेंगे। अब सपोज करो मैंने एक सोलर प्लांट लगाया, यूएस गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आप सोलर प्लांट लगाओगे जितनी कॉस्टिंग आएगी उसका 30% मैं आपको सब्सिडी दे दूंगी। अब सोलर प्लांट लगा मेरा 1 लाख का, 30,000 मुझे सब्सिडी मिल गई, तो मेरा बेसिस कितना रह गया, 70 रह गया। और मुझे सब्सिडी मिली थी सेकंड ईयर के एंड पे, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे तो मेरा बेसिस 1 लाख रहा, लेकिन सेकंड ईयर के एंड में आते आते मुझे सब्सिडी मिल गई 30,000 की, तो मेरा बेसिस आएगा 70, तो मेरा बेसिस लेस हो गया। यानी कि कुछ भी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उससे मेरा बेसिस इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये थी एडजस्टमेंट टू बेसिस। अब जो ये मैंने पॉइंट आपको सुना ना कैपिटल इंप्रूवमेंट वाला, इसको डिटेल में समझते हैं। वो कहता है आपने कोई इंप्रूवमेंट करी है, उस इंप्रूवमेंट से आपकी प्रॉपर्टी का बेटरमेंट हो गया, यूजफुल लाइफ बढ़ गई, ठीक है,
तो उस केस में हम उस खर्चे को ना कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि बेसिस को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द बेसिस, ठीक है ना, कैपिटल एडिशन। अब वो कहता है कि रिपेयर मेंटेनेंस तो चलती रहती है, जैसे आपने इंप्रूवमेंट करी, इंप्रूवमेंट क्या होता है, वो यूसेज का नया रूप ले जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ा देती है और उसका यूसेज बढ़ा देती है। और एक होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेगुलर चलती रहती है, जैसे हम अपनी कार यूज करते हैं तो रेगुलर हर साल होती है, तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस से हमारी वैल्यू थोड़ी बढ़ती है कार की, ठीक है ना। तो कहता है कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस कराओगे तो उसे एक्सपेंस मान के खत्म कर लेंगे, उसे बेसिस में ऐड नहीं करेंगे, ठीक। और ये कभी भी बेसिस को इफेक्ट नहीं करेगा, क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और कहता है एक बेसिक सा अब फॉर्मूला लेके चलो, अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी के अंदर इंप्रूवमेंट कराई है या कुछ पार्ट ऐड करवाया, यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी ऐड करवाई है, और उसकी वैल्यू $200 या उससे कम है, तो उससे हमेशा एक्सपेंस मानेंगे, ना कि बेसिस में ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया कैपिटल और एक्सपेंस। अब एक एग्जांपल है जिसके अंदर ऊपरले तीनों पॉइंट कवर होंगे, बेसिस एलोकेशन, एडजस्टमेंट बेसिस और कैपिटलाइज एक्सपेंस, ठीक है। अब ईयर वन, ईयर वन लेते हैं पहला। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 75,000 की, जिसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, तो पहले एलोकेशन वाला पॉइंट भी आ गया। इसके कनेक्शन में उसने 1220 की कमीशन दी, लीगल फी थी 470, ठीक है। यहां तक तो मेरा टोटल खर्चा हो गया। टोटल खर्चा कितना हुआ, 75,000, कमीशन, लीगल फीस, ये बना टोटल मेरा 7669। अब वो कहता है टोटल कॉस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना, उसके अंदर जो एलोकेशन है लैंड और बिल्डिंग का 70 और 30 है, तो इसका 70% ले लिया लैंड का और 30% ले लिया बिल्डिंग का, डन। ये मेरा हो गया एलोकेशन। अब वो कहता है बिफोर प्लेसिंग द बिल्डिंग, बिल्डिंग की प्लेसिंग करने से पहले वहां पर हमने रीमॉडलिंग करी, यानी कि मैंने कोई इंप्रूवमेंट करी, इंप्रूवमेंट करूंगा तो वो मेरी अमाउंट ऐड में जाएगी, इंक्रीज 12,500। अब वो कहता है टूवर्ड्स एंड ईयर वन, डिडक्टेबल क्या है, कैजुअलिटी लॉस हो गया उसका कुछ, और मैंने डेप्रेशन चार्ज कर लिया 3210 का और 2100 का, तो ये डिक्रीज हो गया दोनों, ठीक है, बेसिस डिक्रीज हो गया। अब कहता है ईयर टू की पहले डेट में ना मुझे बेसिस बताओ दोनों का, लैंड एंड बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग के अंदर इंक्रीज 1250, डिक्रीज ये, तो एज ए रिजल्ट कितना निकला, 30,197 का मेरा रिजल्ट निकला। लैंड के केस में ना कोई डेप्रिसिएशन ना कोई इंप्रूवमेंट, जितना मेरा बेसिस पहले दिन था वही मेरा बेसिस यहां पर आ गया, ये देखो, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने तीनों पॉइंट कवर कर ली, कॉस्ट बेसिस कवर कर लिया, सर्विस वाला इसमें था नहीं तो वो रह गया, बाकी तीनों पॉइंट हमारे कवर हो। अब एक ना सेफ हार्बर रूल है, सेफ हार्बर रूल क्या कहता है, वो कहता है यार आप अगर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, जो आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ भी अगर पार्ट पुट लगाते हो, कुछ भी अगर परचेस कर रहे हो, ठीक है ना, सपोज करो कुछ आपने प्रॉपर्टी खरीदी, अगर वो 2500 से नीचे है, तो उसको ना आप बेसिस बुसिस मत बनाओ, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कर लो, यानी कि पीएनएल का पार्ट ना हो, डायरेक्ट 100% डिडक्शन ले लो। क्या उसको फिक्स एसेट में कवर करोगे, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लोगे, घसीटते रहोगे उसे, तो अगर कोई भी आइटम आपकी 2500 से नीचे ना, तो उसे वहीं पर खत्म कर लो, एक्सपेंस का पार्ट रखा के 100% क्लेम ले लो। और अगर आपका ऑडिट फर्म है तो ये 2500 की लिमिट 5,000 बन जाती है, बस इस पॉइंट में ये है। द डी मिनिमाइज सेफ हार्बर रूल इज अवेलेबल फॉर बिजनेस दैट हैव ए पॉलिसी ऑफ इमीडिएटली एक्सपेंसिंग लो कॉस्ट पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फाइनेंसिंग अकाउंटिंग पर्पस। बिजनेस में इलेक्ट टू ट्रीट अप टू 2,500 पर इनवॉइस, पर इनवॉइस है मतलब पर आइटम, पर आइटम ऑफ सर्टन एक्सपेंडिचर, ठीक है। द अमाउंट इंक्रीज अप टू 5,000 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। वो कहता है अगर आपकी अमाउंट इन लिमिट से एक्सीड जाती है, तो जो एंटायर अमाउंट है ना शुड बी कैपिटलाइज हो जाएगी। क्या मतलब, अगर आपने कोई 5,001 रुपया भी खर्च दिया ना एक आइटम के ऊपर, तो हम इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उसे कहेंगे कि आप इसका बेसिस बना के इसे बुक्स में ऐड करो और डेप्रेशन चार्ज करो, ठीक है, अगर वो ऑडिटेड फर्म है। तो ये एग्जांपल है। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इसमें एग्जांपल में ना इसने ना इसको क्या माना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना है। एक सेकंड, ठीक है, इसने ना इसको क्या माना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना है, यानी कि 5,000 की लिमिट है। तो कहता है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पस द टैक्स पेयर हैज ए पॉलिसी ऑफ इमीडिएटली एक्सपेंसिंग। उसने ना 7500 की लिमिट बना रखी है अपनी टैक्स पेयर में, तो हम यहाँ पे टैक्स पेयर के रूल नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे आईआरएस के रूल मानेंगे। आईआरएस भाई साहब क्या बोलते हैं वो बात करो, ठीक है। फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पस द टैक्स पेयर एज ए पॉलिसी इमीडिएटली 75, ये हम नहीं मानेंगे। उसके बाद ड्यूरिंग 24 उसने नो लैपटॉप लिए 2500 के अकॉर्डिंग, हमारी लिमिट कितनी है, 5,000 है, तो हमने ईच एसेट देखना है, ईच यानी कि एक लैपटॉप की फिगर कितनी है 2200, तो 5,000 से नीचे है तो इसे हम एक्सपेंस कर लेंगे। मशीनरी विद ए कॉस्ट 7,000, तो ये 7,000 है यानी कि 5,000 से ऊपर है तो इसे हम कैपिटलाइज करेंगे, इसको बेसिस में कन्वर्ट कर देंगे। इक्विपमेंट 5,000 से नीचे है तो इसे एक्सपेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखें, लैपटॉप और
मशीनरी इक्विपमेंट, लैपटॉप और इक्विपमेंट 5,000 से नीचे है तो उससे एक्सपेंस का पार्ट बना लेंगे। और मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि उसे फिक्स्ड में ले जाएंगे, उसका बेसिस बनाएंगे, बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो सारी कहानी चलती रही। और ये वही कह रहा है, इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट, अगर प्रॉपर्टी आपकी 5,000 से ज्यादा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज करना है। डन। तो ये था डी मिनिमाइज सेफ हार्बर। अब जो हमने स्टार्टिंग फेज में देखे थे, 5 हमारी कैटेगरी है जिसमें हमने बेसिस निकालना है। हमारा पहले तो कवर हो गया, और इन 2 के साथ हमने एडिशनल केसेस देख लिए कि कौन कौन से होते हैं। अब ये इन 3 की बात करते हैं। इन तीनों पे हमारी एक डिफरेंट वीडियोस भी आएगी जिसमें हम तीनों को अलग अलग वे में समझाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक ब्रीफ वे में समझा रहे हैं कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती कौन सी है। एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिली, तो बेटे को जो प्रॉपर्टी मिली वो बेटा उस प्रॉपर्टी का बेसिस क्या डिसाइडेड करेगा वो बताता है। द बेसिस ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज द फेयर मार्केट वैल्यू। डिसेंडेंट की डेथ के दिन, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, तो वही बेसिस मानेंगे। डिसेंडेंट बेसिस का 1 लाख था, उसकी डेथ के दिन बेसिस 2 लाख है, तो जब उसका बेटा अपनी बुक्स में उस बेसिस को कैलकुलेट करेगा तो 2 लाख से करेगा, यानी कि एफएम में। ये तो थी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। गिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने अपने बेटे को गिफ्ट दे दी प्रॉपर्टी, तो वो सेम डोनर बेसिस ले लेगा, यानी कि आपकी बुक्स में 1 लाख है तो आपकी बेटे की बुक में भी 1 लाख का बेसिस आ जाएगा। वो कहता है अगर आपने जो बेसिस दिया है, बेसिस अगर आप 1 लाख कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन आपकी एफएमवी आपके बेसिस से कम है, यानी कि एफएमवी 90 है और बेसिस आपका 100 है, तो कहता है जो आपका बेसिस है ना वो एफएमवी के अकॉर्डिंग मान लेंगे, यानी कि 90 मान लेंगे। बेसिस से नीचे जाएगा एफएमवी तो आप एफएमवी उसका बेसिस लेके चलेंगे। ये एक्सेप्शन है गिफ्ट प्रॉपर्टी का। अदरवाइज क्या होता है, उसका सेम लेके चलेंगे, डोनर बेसिस लेके चलेंगे। अब लाइक करंट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी ना, जैसे यहां पर ए है, बी है, ए के पास कार है, बी के पास बाइक है, ठीक है ना, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो आपस में प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करते हैं। तो उसके बेस पे जब बाइक यहां पर आएगी तो बाइक का बेसिस क्या होगा, और जो कार यहां पर आएगी कार का बेसिस क्या होगा, हमने वो चेक करना है। ठीक है, द बेसिस ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी इज द सेम बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी। ठीक है जी। डिक्रीज बाय द कैश रिसीव्ड, लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय द अदर पार्टी, कैश पेड, लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय द टैक्स पेयर। अब मैं यहाँ पे ना ए के ब्याह पे बात करता हूँ। ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी कार जिसकी बेसिस थी 1 लाख। ठीक है, ए ने कहा मैं तुझे ना 20,000 साथ में एडिशनल दूंगा, सॉरी 20,000 तेरे से लूंगा क्योंकि मेरी कार है, ज्यादा वैल्यू है। बी ने कहा ठीक है। तो जब उसको 20,000 अमाउंट मिली, कैश रिसीव हुआ, तो आपको लगना चाहिए कि बेसिस हमारा कम होना चाहिए, हम प्रॉपर्टी बेचते तो हमारा कैश मिलता तो हम प्रॉपर्टी का बेसिस लेस करते हैं, तो ये हमारा कैश रिसीव लेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ डिक्रीज बाय कैश रिसीव। अब क्या है कि मेरी कार के ऊपर ना 1 लाख का लोन भी है, तो वो, सॉरी 1 लाख का लोन था, ठीक है ना, तो वो लोन क्या होगा, वो ना बी कहता है मैं चुका लूंगा। तो मैं सोचता हूँ यार मेरी लाइबिलिटी जा रही है तो मुझे तो बेनिफिट है, तो वो एक तरह से पैसे का ना जाना भी पैसे का आना हुआ। ठीक है ना, तो मुझे एक तरह समझा कि मेरी लाइबिलिटी वो अज्यूम कर रहा है, तो वो भी मेरे लिए बेनिफिट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लाइबिलिटी अज्यूम बाय द अदर पार्टी, तो ये 30,000 है, ये लेस होगा। अब इस केस में 1 लाख में से 20,000 लेस हो गया, 30,000 लेस हो गया, जैसे 1 लाख में से 20,000 लेस हुआ और 30,000 लेस हुआ। अब सेम एज इट इज लाइबिलिटी अज्यूम बाय टैक्स पेयर। अब उसने मुझे बाइक दी तो मैंने कोई उसकी लाइबिलिटी अज्यूम नहीं करी, मेरे पास वो कह रहा मेरी बाइक की कोई लोन नहीं है, तो आपको लोन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है भाई, अगर वो उस पर लोन होता और मुझे देना पड़ता तो मुझे वो ऐड करना पड़ता, जैसे इंक्रीज में लाइबिलिटी अज्यूम बाय टैक्स पेयर, तो यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो मुझे कुछ अज्यूम नहीं करना। ठीक है, और कैश पेड, अब मैंने भी उसे कैश पे कर दिया। अब कैश पे करूंगा अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए तो वो मेरी बेसिस में ऐड होनी चाहिए ना, तो वो 10,000 वो ऐड हो गया। ठीक है ना, तो इसको नटशेल में करके 60,000 टोटल निकल गया। डन। तो ये होती है लाइक कनेक्शन। लाइक कनेक्शन अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो इसकी डिटेल वीडियो हमारी 1-2 सेशन के बाद आएगी, तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा लाइक कनेक्शन क्या क्या है। बेसिकली अभी इतना ही समझिए कि मैंने कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है ना, मुझे उस प्रॉपर्टी को खरीदने में कोई पेमेंट देनी पड़ रही है और मुझे कोई लोन अज्यूम तो नहीं करना पड़ रहा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज में आ जाएगा। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में कैश दे रहा हूं और कोई लोन को अज्यूम कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, कैश पेड और लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय टैक्स पेयर, तो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मेरा 0 था और कैश पेड मेरा 10,000 था, तो दोनों मेरे क्या हो रहे हैं, 10 ऐड हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, अब मैं कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी मेरे पास कोई आ रही है,
उसके ब्याह पे अगर मुझे कोई कैश मिल रहा है, कैश मिल रहा है तो मेरा तो बेनिफिट ही है ना भाई। तो उस बेसिस के अकॉर्डिंग तो मैं उसको लेस करूंगा, और कोई मेरी लाइबिलिटी को अज्यूम कर जाएगा, तो दोनों में तो मेरे फायदे ही है। तो जो फायदे वाली बात होती है उसको हम बेसिस से लेस कर लेते हैं, तो ये डिक्रीज हो गया। अब इससे मुझे 20,000 मिला, और मेरी लाइबिलिटी वो अज्यूम कर गया 30,000 की, तो 50,000 का मुझे बेनिफिट था, तो मैंने इन दोनों को लेस कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 60,000। तो ये था हमारा सेशन बेसिस वाला। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमने कवर किए। परचेज में कैश बेसिस, कॉस्ट बेसिस लेना है, और सर्विस में हमने एफएमबी बेसिस लेना है। उसके बाद हमने दो पॉइंट पढ़े थे बेसिक एलोकेशन का। एलोकेशन को हम एफएमबी के बेस पे डिवाइड करेंगे। एडजस्टमेंट में डिक्रीज और इंक्रीज है। डिक्रीज में हमने क्या करना है, कैपिटल इंप्रूवमेंट को लेना है, और डिक्रीज में अगर हमारी कॉस्ट रिकवरीज हो रही है, ठीक है ना, तो हमने उससे लेस करना है। उसके बाद कैपिटलाइज और एक्सपेंस का समझा था। रिपेयर मेंटेनेंस को हमने सिंपली कहा है कि एक्सपेंस का पार्ट लेके चलना है। फिर हमने सेफ हार्बर लिया था कि 2500 की एक आइटम होगी और 5,000 की होगी, तो उसको हमने एक्सपेंस का पार्ट मान के खत्म करना है। फिर हमने इनहेरेंट प्रॉपर्टी समझा, जिसमें एफएमवी को कंसिडर करते हैं और गिफ्ट में सेम डोनर बेसिस को कंसिडर करते हैं। लाइक एंड एक्सचेंज में हमने समझा कि अगर एक प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को खरीदने में अगर मुझे कोई कैश रिसीव हो रहा है, सॉरी, प्रॉपर्टी को हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी एक्सचेंज के दौरान अगर मुझे कोई कैश रिसीव हो रहा है तो मुझे तो बेनिफिट है, मेरा खर्चा कम हो रहा है, और लाइबिलिटी मेरी कोई और रिज्यूम कर रहा है तो उसमें भी मेरा बेनिफिट है। तो जहां बेनिफिट की बात होती है उसे हम लेस कर देते हैं, और जहां मुझे पेमेंट देनी पड़ रही है और मुझे कोई लाइबिलिटी अज्यूम करनी पड़ रही है, तो वो मेरा नुकसान है, तो उस नुकसान को हम एड इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे बेसिस। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिस का सेशन, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इनहेरेंट बेसिस और गिफ्ट टैक्स बेसिस पे ही आएगी, और लाइक एंड एक्सचेंज पे आएगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय।